बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंजेस के कॉजेस। हमने शुरू में क्लाइमेट को समझने की कोशिश की, फिर इसमें होने वाली चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं और इस चेंजेस के कॉजेस को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक नेचुरल कॉजेस थे और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस है। नेचुरल कुदरती है लेकिन स्लो है। उसमें हमने दो वजूहात देखी, मसलन वोल्केनिक इरप्शन था और इसी तरह जो सूरज का ज़मीन का जो अपना एक्सिस में मूवमेंट है उसमें चेंजेस जो लंबे अरसे में वो पजीर होती हैं, उनमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इसी से रिलेटेड आज एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो है ओशन करंट। ओशन आपको मालूम है बहुत बड़े समंदर को कहा जाता है। उर्दू में इसको कहते हैं बहर और इससे छोटे को सी कहा जाता है। उर्दू में उसको कहते हैं बहेरा। जैसे आपने सुना होगा बहेरे अरब, तो अटलांटिक ओशन है तो बहर ओकियानोस उसको कहते हैं। तो बहर है, इसकी करंट का क्या मतलब है? सिंपल दो बातें हैं। समंदर या पानी के बहुत बड़े जखीरे को कहा जा रहा है। पानी की स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है बहुत हाई है, इसलिए अगर दुनिया गर्म भी हो जाए तो ये बहुत सारी हीट को जज़्ब कर सकता है। जज़्ब करने के बाद इसका अपना टेम्परेचर मामूली वेरी तो होगा। वेरी होने से क्या होगा, इधर लैंड के टेम्परेचर और समंदर के टेम्परेचर में जब फर्क आएगा तो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी एयर में। कभी ये मूवमेंट लैंड से समंदर की तरफ, कभी समंदर से लैंड की तरफ। इसी मूवमेंट को ओशन करंट कहा जाता है। इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है और यहाँ जो एग्जांपल दी गई है उस पर मैं बात करूँ। मसलन ये फर्ज करें नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इसी तरह इधर कहीं यूरोप है, इधर अफ्रीका है, फिर एशिया है, सारे कंटिनेंट्स इधर है। ये अटलांटिक ओशन है। यहाँ से दो तरह की ये करंट्स आती हैं। इन करंट्स के नाम रखे गए हैं। एक है ला नीना और ला नीनो या ला नीना है। दूसरा है एल नीनो। इन दोनों में फर्क है। होता क्या है? अच्छा, ये अजीब नाम क्यों रखे गए हैं? ला नीना का मतलब है आई स्मॉल गर्ल और एल नीनो का मतलब है स्मॉल चाइल्ड। होता क्या है, इन दो वाकयात की वजह से पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो सकता है। मसलन जिस वक्त गर्म समंदर, ये अटलांटिक ओशन गर्म हो जाता है, इसकी हवाएं गर्म होने की वजह से इधर जाकर मैक्सिको वगैरह से टकरा के वापस इस तरफ आती हैं, तो पूरा यूरोप भी मुतासिर होता है, नीचे अफ्रीका भी और साउथ एशिया भी। होता क्या है, जो करीब के इलाके हैं वहां ज्यादा बारिशें होती हैं क्योंकि ये मॉइस्ट एयर आ रही है, और दूसरी तरफ पीछे कहीं या इस तरफ ड्राउट शुरू हो जाता है। यानी इन वेव्स की डायरेक्शन की वजह से दुनिया के तकरीबन आधे हिस्से में खुशकसाली होती है, अगले आधे हिस्से में जरूरत से ज्यादा बारिशें होकर सैलाब की सिचुएशन पैदा होती है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया ना। इसी तरह जब ये वेरिएशंस चेंज हो जाए, पहले वेव्स उधर जाके टकरा के इधर आ रही थी, अब क्या होगा, लैंड से वेव्स उधर जाएंगी, फिर टकरा के ये खुश्क वाले आएंगे, तो इस तरफ खुश्की उस तरफ बारिश। तो ये ला नीनो और एल नीनो दो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली वेव्स हैं, एयर वेव्स हैं जो समंदर के टेम्परेचर को लेकर लैंड की तरफ आती हैं, और ये दोनों एक साथ वकूअ पज़ीर नहीं होती। एक टाइम पर ये होती है, दूसरे टाइम पर ये, और इन दोनों से पूरी दुनिया का क्लाइमेट मुतासिर हो जाता है। किसी एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी एरिया में ज़रूरत से कम बारिश होती है, ड्राउट्स होते हैं, और इसकी वजह से फिर फसलों का नुकसान और दूसरे बहुत सारे लाइफ की एक्टिविटीज़ मुतासिर हो जाती हैं। ये ओशन करंट का जिक्र था। इसके बाद है नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, उसमें नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस। पहले आपको बता दें ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं।
सरफेस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद है मीथेन CH4, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके बाद है फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इनको और इनसे हट के भी कुछ गैसेस हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेस का। पहले मुझे नहीं पता आप इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि नहीं हैं। जब मैं स्टूडेंट था एवं स्टूडेंट से फारिग होने के बाद भी बहुत अरसे तक मैं एक कंफ्यूजन का शिकार था। मुझे ऐसा लगता था कि ग्रीन हाउस बजाते खुद नुकसानदेह है, लेकिन बहुत बाद में समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस खुद नुकसानदेह नहीं है। लेकिन मेरी तरह बहुत सारे लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं, उनसे मैं सुनता हूँ ये ग्रीन हाउस की सब्जियां हैं, सुना ये नुकसानदेह है, तो ऐसे में हंसी आती है। ग्रीन हाउस याद रखना खुद नुकसानदेह नहीं है, उस जैसा इफेक्ट अगर पूरी दुनिया पर अप्लाई हो तो वो इफेक्ट नुकसानदेह है। वो भी कब? जब वो पूरी दुनिया पर अप्लाई हो। तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ये दुनिया की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है इसमें जब इन गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो दे एक्ट लाइक अ ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। होता क्या है? शॉर्ट वेव लेंथ आके जमीन से टकराती हैं, टकरा के जब ये लॉन्ग वेव लेंथ में तब्दील होकर बाहर जाना चाहती हैं तो ये बाहर जाने नहीं देती, और ये वेव्स यहीं रह जाएंगे तो ये गर्मी का सबब बनती हैं, पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इंसानों की वजह से भी प्रोड्यूस हो रही है और बहुत सारी नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है। तो नेचर में कौन सी प्रोड्यूस हो रही है और क्यों होती है? तो उसकी पहली वजह रेस्पिरेशन है। आप देखते हैं हर जानदार सांस लेता है, और जो भी सांस लेगा खास तौर पर एरोबिक रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होगी, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो वहां फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल दुनिया में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले पौधे भी तो हैं। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि नहीं, पानी वानी चाहिए तो बोले ला के दे देते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, ऐसा नहीं कर रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस हो रही है और हर जानदार प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मसला क्या था? मसला ये है कि उधर जो इसको इस्तेमाल करने वाले जानदार थे उनको कम किया जा रहा है इस वक्त, और प्रोडक्शन इसकी बढ़ रही है। इसी तरह फर्मेंटेशन या जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन, जितने भी जानदार मरते हैं मरने के बाद उन्होंने डिकम्पोज होना है, और जो भी डिकम्पोजिशन होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी और मीथेन भी प्रोड्यूस होगी, तो ये दूसरी गैस भी आ गई। ये अमल भी जारी है क्योंकि लाखों जानदार रोजाना की बुनियाद पर मर रहे हैं, और हर जो भी मर जाएगा उसको डिकम्पोज तो होना है। हाँ, ये जरूर है जब मुसलमान और ईसाई अपने मुर्दों को दफनाते हैं तो वो डिकम्पोजिशन उधर भी होती है, लेकिन वो कंट्रोल तरीके से होती है, वरना बाकी जो नेचुरल डेथ्स होती हैं वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स की, वो तो ओपनली डिकम्पोज होते हैं। तो इसके साथ साथ अदर्स भी कुछ और भी ऐसे वाकयात हैं जिसकी वजह से ये गैसेस दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि इनको रिसाइकिल करने वाले अवामिल को हमने, इंसान ने कम कर दिया है। तो ये भी एक नेचुरल सोर्स था। अब हम आते हैं ह्यूमन की तरफ। यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, क्लाइमेट चेंज के दो बड़े असबाब थे, कुछ कुदरती और कुछ मैन मेड। कुदरती वालों के ये चार चीज़ें थी जो हमने पढ़ा, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे जो ह्यूमन की वजह से हो रहे हैं, अब उस तरफ आते हैं, और ह्यूमन वालों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ह्यूमन की वजह से जो हुआ है उसमें सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब इसके पीछे कई चीज़ें हैं, मैं खुद भी
नेचर के बहुत करीब हूँ और अक्सर मेरे जहन में सवाल आता है, डिफॉरेस्टेशन की वजूहात देखें तो फ्यूल के लिए इंसान काट रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए काट रहा है, अच्छा कोई कंस्ट्रक्शन के लिए रोड बना रहा है, घर बना रहा है, खेत बना रहा है, उसके लिए काट रहा है। तो क्या ना करें, ना काटे। इस सर्दी में हम ऐसे ही मर जाए, जंगल बचा के मरे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैनेज करना बहुत जरूरी है, गैर जरूरी कटिंग बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं पहले वजूहात से हट के आपको बताऊं कि बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं और दरख्तों को क्या कहते हैं, बफर्स कहते हैं। बफर्स ये क्या कर रहे थे, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे। तो कितना बड़ा काम था ये कि जो हमारे लिए या ओवरऑल लाइफ के लिए जो नुकसानदेह गैस है उसको तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं और सबकी जरूरत की जो गैस है उसको ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम है कि इनको काट रहे हैं, अपनी मजबूरियां बताते हैं। ये तो बेज़बान है, वरना शायद कोई दरख्त हमें काटने नहीं देता। इतना बड़ा दरख्त एक छोटा बच्चा भी जाकर काटता है, अगर इनमें हमारे जैसा सेंस होता तो काटने देते ही, पीछे पड़ जाते, घर तक आते, फिर हम वहीं से भाग जाते। लेकिन ये बेचारे इतना सेंस नहीं है इनके पास, इसलिए हम काट देते हैं। अच्छा, तो फ्यूल के लिए क्या करें? मुतबादिल ढूंढा जा सकता है। मिसाल के तौर पर गैस भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये गैस है, कोयला है, सोलर सबसे बेस्ट है। इसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन हो जाए बिजली, तो वो हीटर जलाओ, ये जिनसे एमिशन ना हो वो सोर्सेस हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करने के इस वक्त काबिल नहीं रहे। इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड के लिए आबादी बढ़ रही है तो कहाँ जाए? तो यहाँ आके वो मशहूर सवाल पैदा होता है, गरीब आदमी क्या करे, है ना? जब आबादी बढ़ेगी तो ज़मीन ऑक्युपाई होगी, पहले बंजर ज़मीनें आबाद होने लगेंगी, फिर जंगल कटेंगे, वो आबाद होने लगेंगे। इसी तरह रोड बनाए, मिसाल के तौर पर अभी आपको मालूम है शाहराह कराक्रम पूरे जीबी की शाहराह है। ये कोहिस्तान से, चिलास से होते हुए कोहिस्तान से लेके आगे इस्लामाबाद तक है। आपको हैरत होगी, चिलास से ही जंगल शुरू होता है, तकरीबन 300-400 किलोमीटर का फासला सिर्फ जंगल है और इस जंगल के बीच से गई है इतनी बड़ी शाहराह। तो इसने काटा, फिर आपकी मोटरवे बनी, उसने कितना काटा, और बीच में जीटी रोड और पता नहीं कौन कौन से रोड बनाए, तो जंगल को तहस नहस करना पड़ा। तो इतने लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए आपको जंगल की कुर्बानी देनी पड़ी। इसी तरह एक और मसला हुआ है, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। गांव देहात शहरों में तब्दील हो गए। शहरों में तब्दील होने की वजूहात क्या है? एक तो इंसानी आबादी बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हुई, डेथ रेट कम हुई है, बर्थ रेट बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने गांव को छोड़कर शहर में बसना पसंद किया। आप सिर्फ अपने बल्तिस्तान रीजन में देख सकते हैं स्कर्दू कितना ग्रो कर रहा है तेजी से। मैं एक कैलकुलेशन बताऊं, आप हैरान हो जाए। 2001 में मैं आया था तो स्कर्दू में टोटल 5 टैक्सियां थी गिनती की, और ये सारे ड्राइवर, सारे स्कर्दू वाले उनको जानते थे, जहां मिले जाओ 5 रुपए। आज कितनी टैक्सियां होंगी मैं बता सकता हूं, आप बता सकते हैं? गाड़ियां ही गाड़ियां। तो ये गाड़ियां, पहले लोग आके बस गए, फिर गाड़ियां आ गई ना, तो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई, सोच भी नहीं सकते, इतनी तेजी से ग्रो हुआ है। सिर्फ इसका तो ग्रो नहीं हुआ, गिरगिट जाओ वो भी इसी तरह। जो जमीनें कल तक फेंक कर रखी लोगों ने, आज वहां महल तामीर हो। जो जो आप आगे जाएंगे, आखिरी एंड पर पहुंचे कराची, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो। तो लोगों ने देहातों से ज्यादा शहरी लाइफ को पसंद करना शुरू किया। माइग्रेशन हुई। जब माइग्रेशन होगी तो वहाँ जो लैंड है उसमें जितना जंगल होगा वो काटा जाएगा तामीरात के लिए। तो ये डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा इशू है आज का। बस मैं आखिरी बात कहता हूँ इससे रिलेटेड। जब पाकिस्तान बना था, मौजूदा जो पाकिस्तान है उस वक्त ये मगरबी पाकिस्तान कहलाता था। इसका गालिबन 28 to 34
4% रकबा फॉरेस्ट से कवर्ड था, 28 to 34%। आज ये सिर्फ 4% पे आ गया है। तो जंगल काट के अगर 28% भी था तो आज हमने 24% जंगल काटा है, सिर्फ 4% रखा है। वो 4% भी कट जाएगा। इसी में एक लफ्ज इस्तेमाल होगा, लॉगिंग। इस लकड़ी के कटने की एक वजह कमर्शियल यूज है। मैंने जिलास की लकड़ी कराची में देखी है, दियार की लकड़ी, और आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में लंबाई में एक एंड से दूसरे एंड तक एक लकड़ी पहुंचती है, तो उस लकड़ी पर कितना, उस जंगल पर कितना दबाव है। पूरे पाकिस्तान को आप यहां से सप्लाई कर रहे हैं, हर जंगल कट रहा है। मंडियां जाकर देखें लकड़ी की, खाली जलाने की कितनी मंडियां हैं जो भर भर के लकड़ियों के टाल हैं और जल रही है साल भर। कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ हो रही है, जंगल कट रहा है। और बफर ग्रीन लंग्स उनको काट रहे हैं, जो हमारे लिए क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट में रख रहे थे, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे थे, हम उन्हीं को काट रहे हैं। तो अब बफर कौन करेगा? मसला अगला है जी, अर्बनाइजेशन तो बता दिया, शहरी आबादी बढ़ रही है, शहर में तब्दील हो रहे हैं। और शहर की खूबी ये है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मकानात ज़्यादा होते हैं, कंक्रीट का जंगल बन जाता है, ये हो रहा है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आपको मालूम है फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम मसनूआत हैं, गैस है, मट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। और कैलकुलेशन है मुख्तलिफ। इस वक्त दुनिया में गाड़ियों और मशीनों समेत जितने मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनमें से 95% इस फ्यूल के लिए डिज़ाइन है। यानी इस गर्दू में पिछले 2-3 सालों से हाइब्रिड गाड़ियां आने लगी ना, बैटरी पे चलने वाली, जो बैटरी और तेल दोनों पर, वरना तो सारी गाड़ियां, ट्रक, ये वो सब या डीजल पर या पेट्रोल पर। और ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इनकी बर्निंग से वेस्ट तो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, और ये ग्रीन हाउस गैसेस बन जाएगी।